ये गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन, गुप्ता एंड गुप्ता का पार्ट है। उसी बुक का ये एक पार्ट बनाया हुआ है। इसी को हम लोग सीक्वेंस बना रहे हैं सॉल्व करते हुए। स्टार्टिंग से लेकर के 6 चैप्टर तक हम लोग सब कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर हम लोग का था फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स से लेकर के हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स था, और लास्ट चैप्टर जो हम लोग सॉल्व किए हैं दैट इज 6 नंबर चैप्टर। 6 नंबर चैप्टर में हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को सॉल्व किए हैं। तो इस तरह से हम लोग 1 से लेकर के 6 तक सॉल्व कर चुके हैं टोटल। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारा का पार्ट वाइज पार्ट इसमें वीडियो अपलोडेड है। इस पार्ट में हम लोग 7th नंबर शुरू कर रहे हैं चैप्टर। 7th नंबर चैप्टर जो गुप्ता एंड गुप्ता का जो सिविल इंजीनियरिंग का बुक है उसी का है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इसका क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो। इस चैप्टर में इस 7th नंबर चैप्टर मेरा क्या कर रहा है, 7th नंबर चैप्टर CPM का है, या इसको कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट का ये 7th नंबर चैप्टर है। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पार्ट से क्वेश्चन है। पार्ट पार्ट टेक्निक ऑफ नेटवर्क एनालिसिस इज मेनली यूजफुल फॉर। दो तरह का मेथड होता है, एक पार्ट मेथड होता है, एक CPM मेथड होता है। तो वही बोल रहा है पार्ट जो है, पार्ट जो मेथड होता है और किस में यूज होता है और CPM किस में यूज होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो पार्ट से रिलेटेड है। तो पार्ट जो यूज होता है वो न्यू टाइप जो प्रोजेक्ट होता है, न्यू टाइप जो प्रोजेक्ट होता है उसमें हम लोग पार्ट यूज करते हैं। और CPM में जो होता है, CPM मेथड किस में यूज होता है, जो रिपीटेड टाइप है, जो रिपीटेड टाइप है, जो रिपीट हो रहा है, रिपीट टाइप जो प्रोजेक्ट है उसमें हम लोग CPM मेथड यूज करते हैं। तो पर्ट जो होता है न्यू टाइप में यूज होता है। तो न्यू टाइप में इसमें ऑप्शन देखते हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट, लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट नहीं होता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, या फिर न्यू प्रोजेक्ट अगर रहे तो उसमें हम पार्ट टेक्निक यूज करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो मेरा सीरीज का करेक्ट है। डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच ये CPM के लिए होता है। CPM जो होता है उसमें डिटर्मिनिस्टिक एक्टिविटी रहता है। और जो पार्ट में अगर देखा जाए तो पार्ट में जो एक्टिविटी रहता है वो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच रहता है, वो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच यूज करता है। ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पार्ट जो यूज होता है पार्ट में वो प्रोबेबिलिस्टिक होता है। प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच था। डिटर्मिनिस्टिक किस में यूज होता है, वो CPM में यूज होता है। CPM मेथड में डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच यूज होता है। तो ये हमको सिंपल याद रखना, जो पार्ट टेक्निक है, जो पार्ट टेक्निक अगर जो है, जो पार्ट टेक्निक है, जो पार्ट टेक्निक है वो मेरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या फिर न्यू प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स में सेलेक्ट पूछ रहा है। एक्टिविटी एरो इन CPM नेटवर्क और ड्रा टू स्केल। एक्टिविटी जो होता है, जो एक्टिविटी का जो एरो है, मान लीजिए ये एरो जो होता है इस तरह से एक एरो होता है डायग्राम में, इसको नोड बोलते हैं, इस पॉइंट को नोड बोलते हैं या इवेंट बोलते हैं, या इवेंट बोलते हैं, इसको एक्टिविटी बोलते हैं। तो यही बोल रहा है, मान लीजिए ये मेरा दो इवेंट है, ठीक है, इवेंट A है, ये मेरा इवेंट B है, इसके बीच में एक एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी को एरो से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो इसी में पूछ रहा है कि एक्टिविटी जो एरो है, एक्टिविटी एरो इन CPM नेटवर्क और ड्रा टू स्केल, जो ये स्केल पर ड्रा होता है। क्या स्केल करने का मतलब होता है, इसका स्पेसिफिक कोई डायमेंशन होता है, इस करने का मतलब है। तो ये विदाउट स्केल रहता है, जो रफली ड्रा किया जाता है विदाउट एनी स्केल। तो कह सकते हैं कि एक्टिविटी एरो CPM नेटवर्क और ड्रा टू स्केल, नहीं स्केल पे ड्रा नहीं होता। टेल ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द फिनिश ऑफ द एक्टिविटी। कहने का मतलब है ये मेरा अगर एरो है, ये नोड, ये इवेंट है, तो जो इसका टेल पॉइंट, ये मेरा टेल पॉइंट है, इस पॉइंट को टेल पॉइंट कहते हैं, इस पॉइंट को हेड पॉइंट बोलते हैं। एरो का ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। तो टेल पॉइंट जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिनिश को नहीं, ये स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। तो टेल हमेशा क्या इंडिकेट करता है, स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है, मीन्स फिनिश पॉइंट को नहीं, ये स्टार्टेड पॉइंट को इंडिकेट करेगा। एरो हेड, ये बेड नहीं हेड है। एरो हेड रिप्रेजेंट द स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी। एरो हेड रिप्रेजेंट द स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी। हेड क्या बोले, अभी बोले अगर मान लीजिए एक्टिविटी है तो ये जो हेड होगा, हेड क्या रिप्रेजेंट करता, ये तो हो गया टेल, ये हो गया हेड। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, ये फिनिश पॉइंट, ये फिनिशिंग पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है। मीन्स जो हेड है वो हेड किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्टार्टिंग नहीं, ये फिनिश पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये फिनिश पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट पूछ रहा था, करेक्ट इसमें कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज वीकनेस ऑफ द बार चार्ट। बार चार्ट का वीकनेस क्या, बार चार्ट क्या होता है, एक ग्राफ होता है, ग्राफ रिप्रेजेंटर्स किसमें, टाइम एंड एक्टिविटी। मीन्स अगर ये मेरा
एक्स वाई डायग्राम बनाता है, अगर ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, वर्टिकल पॉइंट, वर्टिकल डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरा टाइम को रिप्रेजेंट करता है और वर्टिकल डिस्टेंस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसके जब में जो डायग्राम बनता है, इस तरह से डायग्राम बनाते हैं इसमें, तो इसी को हम लोग बार चार्ट करते हैं। बार चार्ट इज द रिप्रेजेंटेशन बिटवीन, इसको डिफिनेशन कर सकते हैं, बार चार्ट इज द रिलेशन बिटवीन एक्टिविटी एंड टाइम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द वीकनेस ऑफ बार चार्ट, बार चार्ट का वीकनेस इसमें कौन सा है। तो वीकनेस देखते हैं, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ एक्टिविटी, हाँ ये इंटरडिपेंडेंसी डाटा एक्टिविटी का इसका एक वीकनेस है, मीन्स ये सही है। प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, इसका जो प्रोग्रेस प्रोजेक्ट है वो नहीं हो पाता है, इसलिए ये भी एक वीकनेस है। अनसर्टेनिटी, इसमें अनसर्टेनिटी बहुत रहता है, इसलिए ये भी एक वीकनेस है। इस तरह से कह सकते हैं ऑल ऑफ द एबव आर द वीकनेस पॉइंट, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ द नेटवर्क, ये नेटवर्क दिया हुआ है, इफ इन द नेटवर्क शो इन फिगर एक्टिविटी 4-5 कैन बी स्टार्टेड ओनली, 4-5 देखते हैं कौन सा, ये मेरा 4-5 एक्टिविटी दिया हुआ। ठीक है, 4 और 5 इवेंट है, 1 2 3 4 5 जो नंबर जो दिया हुआ सर्किल में, इसको सर्किल या फिर स्क्वायर में इंडिकेट करते हैं, उसी को इवेंट बोलते हैं, और जो एरो में इंडिकेट कर रहे हैं इसको हम लोग एक्टिविटी बोलते हैं। तो बोल रहा है 4-5 जो एक्टिविटी है कब स्टार्ट होगा, 4-5 तभी एक्टिवेट होगा जब मेरा ये एक्टिविटी और ये एक्टिविटी, करने का मतलब है कि जो आगे का जो एक्टिविटी है इसको सक्सेसिव एक्टिविटी बोलते हैं। सक्सेसिव एक्टिविटी तभी कम स्टार्ट होता है जब इसका जो प्रीसीडिंग एक्टिविटी है, जो प्रीसीडिंग एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो जाए। तो मेरा 4-5 स्टार्ट होने से पहले, इससे पीछे मेरा 3-4 है और 2-3 है, ये दोनों कंप्लीट हो जाए तब मेरा 4-5 स्टार्ट होता है। तो यही कह रहा है कि कब स्टार्ट होगा, स्टार्ट ओनली व्हेन 3 4 एंड 2 4 आर कंप्लीटेड। तो ऑप्शन देखते हैं इसका कौन सा, ऑप्शन देखते हैं एक्टिविटी, ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, 4-5 कब स्टार्ट होगा, जब मेरा 3-4 और 2-3, 3-4 स्टार्टेड होगा और 2-3 ये दोनों होगा। डी में ऑप्शन है 2-4, सॉरी ये 2-4 हो गया, 3-4 हो गया, मीन्स 2-4 और 3-4 बोथ आर कंप्लीटेड, दैट इज डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट इसमें कौन सा नहीं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट इवेंट इसमें कौन सा नहीं है। तो इवेंट क्या होता है, इवेंट जो होता है या तो स्टार्ट पॉइंट को शो करे, स्टार्टेड पॉइंट को शो करे, या फिर एंडिंग पॉइंट को शो करे। ठीक है, अभी हम लोग देखे थे, अगर ये मेरा एक्टिविटी है तो ये मेरा मान लिया 1 2 हुआ, तो ये मेरा इवेंट होता है, एक इवेंट होता है। तो यही कह रहा है ये कि जो इवेंट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, या तो स्टार्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करे या फिर एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है इवेंट, साइट इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड, साइट को इन्वेस्टिगेशन शुरुआत किया गया, तो क्या ये इवेंट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए इवेंट। ठीक है, इसमें पूछ रहा कौन इसमें इवेंट नहीं है, तो साइट इन्वेस्टिगेशन स्टार्टेड में स्टार्ट हो गया है, तो ये स्टार्टेड पॉइंट है। सेशन वर्क कंप्लीटेड, वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड है, तो ये भी इवेंट है। बस स्टार्ट फ्रॉम जयपुर, बस स्टार्ट हो गया है, मीन्स स्टार्टेड पॉइंट है, तो ये भी इवेंट है, ये भी इवेंट है, ये भी इवेंट है, तीनों जो है मेरा इवेंट है। क्लास इज बीइंग अटेंडेड, बीइंग मीन्स चल रहा है अभी, मीन्स कंप्लीट नहीं हुआ, बीइंग स्टार्ट अटेंडेड, क्लास बीइंग अटेंडेड, तो ये मेरा क्या हो गया, एक्टिविटी हो गया। यहाँ से कह सकते हैं ये तीनों मेरा जो है वो इवेंट है, और ये जो मेरा लास्ट ऑप्शन जो है वो एक्टिविटी है। तो ये मैं पूछ रहा था विच इज नॉट ए इवेंट, इवेंट कौन इसमें नहीं है, क्लास इज बीइंग अटेंडेड, दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है इन पार्ट एनालिसिस, अभी बोलते हैं पार्ट क्या होता है, पार्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, पार्ट का फुल फॉर्म होता है, पार्ट का फुल फॉर्म में पूछता है, पी से हो गया प्रोग्राम, ई से इवैल्यूएशन, आर से रिव्यू और टी से टेक्निक, इवैल्यूएशन रेवेन्यू टेक्निक, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रेवेन्यू टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सर ये क्वेश्चन क्या करता है, पार्ट एनालिसिस, अभी कंप्लीट, पार्ट एनालिसिस द टाइम एस्टिमेट ऑफ एक्टिविटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस फॉलो। तो पार्ट जो एनालिसिस में होता है, जो एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी क्या फॉलो करता है, पार्ट में जो एक्टिविटी मेरा है, पार्ट जो एक्टिविटी है वो क्या शो करता है,
बीटा डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस में शो करता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? और अगर ये कंप्लीट प्रोजेक्ट का बात करें, अगर कंप्लीट प्रोजेक्ट का बात करें तो कंप्लीट प्रोजेक्ट का अगर बात करता है तो मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। सिर्फ अगर पार्ट एनालिसिस शो करे या फिर सीपीएम में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और अगर पार्ट टेक्निक यूज करें तो पार्ट में होता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। लेकिन ओनली एक्टिविटी अगर कहे तो, अगर इसी में अगर कंप्लीट प्रोजेक्ट बोले, तो उसमें भी शो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यहाँ पर रहा था एक्टिविटी, तो एक्टिविटी के लिए बीटा, और यहीं अगर कंप्लीट अगर प्रोजेक्ट कहता, तो कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए नॉर्मल हो जाता। इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जनरली फॉलो। एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पूछ रहा है। जो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो क्या शो करता है? एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। ठीक, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को शो करता है। एरिया अंडर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। अब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इस तरह से कर्व बनता है। ठीक है, ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और ऊपर में जो एक्टिविटी होता है, तो ये जो टाइम हो गया, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्टिक टाइम बोलते हैं। ठीक है, जो सेंटर पॉइंट हो गया उसको मोस्ट लाइकली टाइम बोलते हैं। जो मैक्सिमम पॉइंट हो गया वो पेसिमिस्टिक टाइम बोलते हैं। तो ये दोनों को जो कर्व ये सिमेट्रिक नहीं होता है, सिमेट्रिक इस तरह से होता है। ठीक है, ये पॉइंट मेरा हो गया, ये पॉइंट हो गया मेरा ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ये हो गया मोस्ट लाइकली टाइम, और एंडिंग पॉइंट जो हो गया मैक्सिमम पॉइंट, इसको पेसिमिस्टिक टाइम करते हैं। इसी के रिलेशन में एक एस्टिमेटिंग टाइम होता है। तो ये जो होता है एस्टिमेटिंग टाइम, इसको टी से इंडिकेट करते हैं। ये जो है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को 2 पार्ट में बांट करता है। मीन्स इधर का एरिया और इधर का एरिया बराबर होता है कौन से टाइम पे? एस्टिमेटिंग टाइम को, एक्सपेक्टेड टाइम का अकॉर्डिंग। तो एक्सपेक्टेड टाइम मेरा टी हो गया। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन पर पार्ट में होता है, पार्ट के कौन सा होता है? एक्सपेक्टेड टाइम होता है। इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टी बराबर क्या होता है? टी नोट प्लस 4tm प्लस टीपी बाई 6। इसको और बढ़िया से लिखें तो टी ई इज इक्वल टू टी ओ ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स इंटू मोस्ट लाइकली टाइम प्लस टी पी पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाई 6। यही होता है एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम मेरा हो गया। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सपेक्टेड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से मेरा आंसर हो गया इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है? according to Fulkerson's rule, what are the correct event number corresponding to event A, B, C, D, E, F and G of the network showing? तो इसमें जो एक्टिविटी आइडेंटिफाई का है, अकॉर्डिंग टू फल्कर्स रूल क्या करता है? आइडेंटिफाई बाय नोड, इसको जो नोड के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं ए के बाद कौन सा आएगा। पहले ए है, एक है, एक के बाद कौन सा आएगा? तो एक के बाद इसमें देखते हैं कि अगला एक्टिविटी क्या आएगा। तो एक के बाद कौन आ रहा है सबसे पहले? ए के बाद बी है। मीन्स कहने का मतलब ये जो है फैल्कन्स फार्मूला जो है ये नोड को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है किसके बाय नोड के द्वारा रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें देखते हैं नोड सबसे पहले ए बी सी, मेरा 1 फिर 3 फिर 2, 1 3 2। इसके बाद देखा जाए तो 4, 1 3 2 4, 4 के बाद ए बी सी डी ई 5, ई के बाद एफ 6 और फिर जी। मतलब कहने का मतलब है फल्कर्सन फार्मूला नोड को रिप्रेजेंट करता है। नोड के अकॉर्डिंग इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना। तो ए बी सी डी एफ करके आगे तक करना। तो सीरियल देख लेते हैं। तो मेरा आ रहा 1 3 2 4 1 3 2 1 3 2 4 5 6 7, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा? विथ रेफरेंस टू नेटवर्क सो इन द फिगर स्टेटमेंट इनकरेक्ट। अब इसको फिगर देखते हैं, बार चार्ट पे ही आ जाते हैं पूरा। तो इवेंट 3 4, इवेंट जो मेरा है, इवेंट ये होता है 3 and 4। इवेंट 3 and 4 अकर आफ्टर इवेंट 2, 2 के बाद होगा। इवेंट 7 कैन अकर आफ्टर इवेंट 4, 7 कैन अकर आफ्टर 4, कैन इवेंट आफ्टर 4। ये तो सही है। तो इवेंट 4 3 and 4, 3 और 4 कब अकर होगा? जब 2 के बाद। इवेंट 2 के बाद, ये तो सही है। तो इवेंट 7 कैन अकर आफ्टर इवेंट 4। तो इवेंट जो है मेरा, इवेंट 7 मेरा ये है। इसको अकर करने के लिए सिर्फ 4 नहीं, 4 प्लस
3 भी होना चाहिए, क्योंकि इसके डायमी एक्टिविटी से कनेक्टेड मेरा 3 भी है, मीन्स 3 और 4 दोनों कंप्लीट होगा तब मेरा 7 इवेंट आएगा। तो इवेंट 7 प्रीसीड इवेंट 6, 7 जो है प्रीसीड मीन्स पीछे है, ये भी मेरा सही है। और इवेंट 5 फॉलो इवेंट 3, 5 कहाँ, 5 ये है, 5 किसको फॉलो कर रहा, 3 को फॉलो कर रहा, तो 3 को फॉलो करते हुए 5 पहुँचा, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछ क्या रहा था, अच्छा इनकरेक्ट पूछ रहा है इसमें इनकरेक्ट कौन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, इनकरेक्ट मेरा इसमें कौन सा हो गया, इनकरेक्ट मेरा ये हो गया, क्योंकि इसमें 4 + 3 दोनों रहेगा तभी सही हो, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन नेटवर्क शो फिगर 7.3, अच्छा 7.3 कौन सा था, 7.3 यही है। क्या कर रहा है, द कंकरेंट एंड प्रीसीडिंग एक्टिविटी करस्पॉन्डिंग टू एक्टिविटी 2.4 के एक्टिविटी पूछ रहा है कि कंकरेंट कौन सा और प्रीसीडिंग कौन सा। प्रीसीडिंग में पीछे 2-4 के पीछे देखते हैं कौन सा है, 2-4 कहाँ इसमें आ गया, 2 और 4, 2-4 में 2-4 से पीछे तो सिर्फ 1-2 आ रहा है, तो प्रीसीडिंग में मेरा 1-2 हो गया। तो प्रीसीडिंग एक्टिविटी पूछा जाए तो सिर्फ 1-2 आ गया था। प्रीसीडिंग में पहले देखते हैं 1-2 एक ही में ऑप्शन में, मीन्स 1-2 प्रीसीडिंग में जो इससे पीछे है, प्रीसीडिंग में 1-2 और दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कॉन्क्रेंट मतलब होता है कि अगर जो एक ही एक्टिविटी से शुरू हो रहा है, एक ही नोड से जो शुरू हुआ है, उस एक्टिविटी को कॉन्क्रेंट भी बोल सकते हैं। तो कॉन्क्रेंट मेरा 2-3 देख लेते हैं, हाँ ये और ये दोनों यहाँ से शुरू हो रहा है, तो कह सकते हैं कि 2-3 कॉन्क्रेंट है 2-4 का। तो इस तरह से कह सकते हैं 2-4 का, 2-4 भी यहाँ से शुरू हो रहा था और 2-3 भी यहाँ शुरू हुआ था, 2-3 कॉन्क्रीट हो गया किसका, 2-4 का। इसका प्रेसिडिंग कौन हो गया, 1-2। तो इस तरह से प्रेसिडिंग में मेरा 1-2 हो गया, प्रेसिडिंग में मेरा 1-2 हो गया और कॉन्क्रीट में मेरा 2-4 हो गया, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एनी एक्टिविटी। एक्टिविटी को कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता। एक्टिविटी मतलब होता है जो काम चल रहा है, जो वर्क इज इन प्रोग्रेस, मीन्स इसमें बीइंग लगा हुआ। तो नॉट रिप्रेजेंट एक्टिविटी। साइट इज लोकेटेड मीन्स ये काम हो चुका है। तो सबसे पहले तो यही है जो कह सकते हैं कि ये इवेंट है, ठीक है, ये इवेंट है, क्योंकि ये स्टार्टेड हो चुका। स्टार्टेड और एंडिंग पॉइंट जो होता है इवेंट होता है, या तो स्टार्ट पॉइंट हो या तो एंड पॉइंट हो, या तो स्टार्ट पॉइंट या तो एंड पॉइंट, इसको इवेंट बोलते हैं। फाउंडेशन इज बीइंग डग, बीइंग है मीन्स चल रहा है, मीन्स ये एक्टिविटी है। ऑफिस आर इन बीइंग क्लीन मतलब सफाई हो रहा है, मीन्स ये भी एक्टिविटी है। इन्वेस्टिगेशन आर बीइंग सेंड, बीइंग लगा हुआ मीन्स ये भी है, मीन्स तीनों एक्टिविटी है। तो ये कह सकते हैं कि मेरा जो तीनों हो गया वो एक्टिविटी हो गया और फर्स्ट जो हो गया वो इवेंट हो गया, ठीक है, इवेंट हो गया। तो पूछ क्या रहा था इसमें कि नॉट एक्टिविटी, तो एक्टिविटी को मेरा ए रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्लीस्ट फिनिश्ड ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज। अर्लीस्ट फिनिश्ड क्या होता है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम पूछता है, किसका पूछ रहा है, एक्टिविटी का। तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम देखा जाए तो अर्लीस्ट EFT, अर्लीस्ट फिनिश टाइम कितना होता है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटी इज ऑलवेज। तो TE और मान लिया जाए ये मेरा एक्टिविटी हो गया, ये मेरा एक्टिविटी है, ये मेरा I है, ये मेरा J है, इसका T दिया हुआ, ड्यूरेशन दिया हुआ T/IJ। तो जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम EFT यहाँ पर का टाइम हो जाएगा, तो इसका टाइम क्या होगा, TE इसका प्लस टाइम ड्यूरेशन। तो EFT बराबर मेरा कितना हो गया, EFT इज इक्वल टू TE मीन्स टाइम I प्लस टाइम ड्यूरेशन, ये हो गया मेरा अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो एक्टिविटी ऑलवेज ग्रेटर देन किससे कंपेयर करने बोल रहा है इसमें, इवेंट टाइम ऑफ फॉलोइंग नोड, फॉलोइंग नोड का से कंपेयर कर रहा था। फॉलोइंग नोड कौन सा होता है, मान लिया जाए ये मेरा एक्टिविटी है, यहाँ पर ये समझना, ये मेरा I है, ये मेरा J है। जो ये जो एक्टिविटी होता है ये प्रीसीडिंग एक्टिविटी होता है, ये प्रीसीडिंग हो गया और ये मेरा फॉलोइंग हो गया। आगे का जो होता है फॉलोइंग नोड होता है, पीछे का जो होता है प्रीसीडिंग नोड होता है। ये पूछ रहा है कि ग्रेटर द अर्लीस्ट इवेंट टाइम ऑफ द फॉलोइंग नोड लेस देन द अर्लीस्ट इवेंट टाइम ऑफ द फॉलोइंग नोड, मीन्स फॉलोइंग नोड से जो आगे का नोड है उससे कंपेयर करने बोल रहा है अर्लीस्ट फिनिश टाइम का। तो फॉलोइंग नोड का हम टाइम देख लेते हैं कितना हो जाता है। तो फॉलोइंग नोड का अगर देखा जाए TE फॉर J वो कितना हो जाएगा, आगे का जो होता है मैक्सिमम किससे होता है, मैक्सिमम ऑफ जितना भी हुआ जो TEI प्लस मतलब इस पॉइंट पे जितना भी आता है चारों तरफ से एक्टिविटी अलग अलग नोड से, तो इसमें जो मैक्सिमम होता है इस पॉइंट का सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है TE का, उसको लेते हैं, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अर्लीस्ट फिनिश टाइम देखा जाए तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम सिर्फ TE प्लस TIJ होता है।
तो टी आई जे जब भी होगा अर्लीस्ट फिनिश टाइम, तो इससे जो होगा वो कम ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम डाटा है। मैक्सिमम ऑफ द, अगर अर्लीस्ट फिनिश टाइम देखा जाए, अर्लीस्ट इवेंट टाइम ऑफ द नोड देखा जाए, तो इस वैल्यू कितना होगा मेरा, ये वैल्यू हो जा रहा है मैक्सिमम ऑफ किसका, टी ई आई प्लस टी आई जे का। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, एनी वैल्यू ऑफ जो मैक्सिमम होगा इस नोड पे, फ्लोविंग नोड पे जो वैल्यू मैक्सिमम होता है उसका लिया जाता है। बट जो अर्लीस्ट फिनिश टाइम है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम कितना होगा, टी ई आई प्लस टी आई जे, ये सिर्फ ये होता है, ये मैक्सिमम होता है। तो बड़ा कौन इसमें हो गया, इवेंट टाइम जो हो गया इस पे फॉलोइंग नोड का, यही अगर प्रीसीडिंग नोड रहता, अगर प्रीसीडिंग नोड का निकालना रहता, तो ये मिनिमम होता है। ये मिनिमम होता है, जो टी एल और टी आई का जो मिनिमम होता है, मिनिमम वैल्यू होता है प्रीसीडिंग नोड का, ये होता है फॉलोइंग नोड का मैक्सिमम होता है। तो इस तरह से देखा जाए, फिनिश नोड का हम लोग अर्लीस्ट फिनिश टाइम कंपेयर करने बोल रहा है, तो ये जब भी होगा वो लेस होगा या तो इक्वल होगा, लेस होगा या इक्वल होगा किससे, अर्लीस्ट इवेंट टाइम का, मतलब मैक्सिमम ऑफ टी आई कह सकते हैं। तो लेस या इक्वल हो जाएगा। तो लेस या इक्वल इसमें कौन सा, लेस देन और इक्वल टू अर्लीस्ट इवेंट टाइम ऑफ द फॉलोइंग नोड। अगर फॉलोइंग नोड है, ये ऑप्शन कब होता, ग्रेटर कब होता, ग्रेटर कब होता, जब ये मेरा फॉलोइंग नोड नहीं प्रीसीडिंग नोड रहता। ठीक है, तो इस तरह से मेरा अलग फिनिशिंग नोड का हो गया एक्टिविटी, लेस देन, दैट इज सी। नेक्स्ट पे आते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट पूछ रहा है, अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज द अर्लीस्ट इवेंट टाइम ऑफ द नोड इट लीव्स, लेटेस्ट फिनिश ऑफ एन एक्टिविटी इज द लेट इवेंट टाइम ऑफ द नोड इंटर। इसका कहने का मतलब क्या कर रहा है, इनका एक पूछ रहा है, अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज अर्ली इवेंट टाइम, मतलब जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो एक्टिविटी है, मान ली ये एक्टिविटी का हो गया, एक्टिविटी इज अर्ली इवेंट टाइम ऑफ द नोड, तो ये नोड का भी है, जो इस नोड पे जो शुरू हो रहा है उसका, तो ये मेरा सही है। लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटी इज द लेट इवेंट टाइम ऑफ द नोड, हाँ लेटेस्ट फिनिश टाइम, जो लेटेस्ट फिनिश टाइम हो गया इसका जो एक्टिविटी का, वो भी टाइम होगा किसका, फ्लोइंग नोड का, तो ये भी सही है। लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी इट्स लेटेस्ट फिनिश माइनस ड्यूरेशन, लेटेस्ट स्टार्ट, तो फिर माइनस कर देते हैं, अगर टी एल निकालना है यहाँ पर से, तो टी एल जे माइनस टी आई करते हैं। अगर टी एल यहाँ से निकालना है टी एल आई का, तो कितना होता है, टी एल जे माइनस टी आई जे। तो यही बोल रहा है कि लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इट्स लेटेस्ट फिनिश टी एल जे माइनस क्या हो गया, टी आई ड्यूरेशन, तो ये भी सही है। मीन्स कहने का मतलब मेरा ये भी सही है, 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही है, 3 नंबर सही है, इनकरेक्ट इसमें कोई सा नहीं है, मीन्स नन ऑफ द दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, in the network shown in figure 7.4 the earliest start time of activity 5 6 is number arrow show में टाइम दिया हुआ, जो नंबर शो कर रहा है वो टाइम दिया हुआ है, ड्यूरेशन दे रहा है। तो 5 6 का मेरा क्या पूछ रहा है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम पूछ रहा है। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम पहले निकालते हैं, 5 किसका पूछ रहा था, 5 6 एक्टिविटी का, 5 6 एक्टिविटी इसमें कौन सा पहले 5 6, मीन्स 5 6 ये है। ठीक है, तो इसमें निकालते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो सबसे पहले टी ई निकालते हैं, इसका 0 हो जाएगा, एक इधर से और चलते हैं तो इसका मेरा 1 हो जाएगा, इसका अगर यहाँ पहुँचने का 1 और 1 2 है, ठीक है, इधर से 4 है, यहाँ पे 4 अगर इधर ले जाते हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 और 5 9, इधर से घुमा के इधर लाएँ, 4 4 8, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है टी का मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं, 9 9 3 12, टी एल निकालते हैं तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9, ये 9 हो जाएगा, 9 5 4 4 4 ये 0। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो 5 का जो टी ई, ये टी ई होता है और टी एल होता है, ये टी ई हो गया और ये टी एल हो गया। तो टी ई का वैल्यू कितना हो गया मेरा 9 हो गया, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी। अच्छा, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी इज ऑलवेज 15 नंबर अभी सॉल्व किए, हाँ 7.4 हो गया। 7 नंबर 6 देखते हैं, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी इज ऑलवेज, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम पूछ रहा है एक्टिविटी का, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पॉइंट का जो स्टार्ट टाइम हो गया, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम टी एल अपन एक्टिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटी। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटी। ये जो टी एल का जो वैल्यू है यहाँ पे, टी एल का हो गया एक्टिविटी का, अगर इस नोट का निकालेंगे तो इसको नोट का निकालने के लिए क्या होता है, टी एल इज इक्वल टू, टी एल बराबर क्या होता है, प्रीसीडिंग का पूछा था, प्रीसीडिंग का कब होगा, तो ये जब भी होगा तो टी
एल माइनस टी एल जे माइनस टी आई जे होता है, इसमें माइनस होता है। ये जब भी मिनिमम वैल्यू होता है, जो मिनिमम वैल्यू होता है ये कम होगा और ये जब भी होगा तो ज़्यादा होगा। तो अभी हम लोग देखे थे ये प्रीसीडिंग एक्टिविटी का पूछ रहा है, तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जो होगा, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जब भी होगा एक्टिविटी का, अगर प्रीसीडिंग पूछे तो जब भी होगा तो ग्रेटर होगा। तो यहाँ से देखा जाए तो ये वैल्यू मेरा ग्रेटर आएगा, दैट इज ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये जब भी होगा मेरा, क्योंकि इसका टीएल आ रहा है और दूसरा में निकालेंगे तो टीएल मिनिमम वैल्यू होता है प्रीसीडिंग का, मिनिमम ऑफ द टीएल माइनस टीआई। जो टीएल अगर निकालते हैं तो इसका टीएल निकालते हैं तो किसका होता है, जो मिनिमम होता है सबसे मिनिमम हो टी एल जे माइनस टी आई जे का जो मिनिमम होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो लेटेस्ट इवेंट टाइम होगा प्रीसीडिंग एक्टिविटी का वो लेस होगा किससे, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी का। ये जब भी होगा तो ये मेरा ग्रेटर हो गया। यही क्वेश्चन पीछे भी आया था, जो लेस हुआ था क्योंकि वो फॉलोइंग नोड का था, वो फॉलोइंग नोड था, ये प्रीसीडिंग नोड है, इसलिए इसका आंसर मेरा ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द नेटवर्क शो इन फिगर 7.4 द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी 4.5। 7.4 पीछे देखे थे, 7.4 ये था, इसे भी हम लोग निकाले। क्या पूछ रहा है, 4.5 का पूछ रहा है, क्या लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम पूछ रहा है। अभी 4.5 का पूछ रहा है, 4.5 का पूछ रहा है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम पूछ रहा है, मीन्स टेल पूछ रहा है। देख लेते हैं 4.5 कहाँ मेरा, 4.5 ये मेरा 4.5 हो गया। तो हम लोग देखे तो इसका 9 आया था, इसका 12 आया था, इसका मेरा 4 आया था, ये मेरा 4 आया था, ये 0 है। तो टी एल और टी ई और टी एल था, टी ई और टी एल का वैल्यू है ये। तो 4.5 का पूछ रहा है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। तो 4.5 का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम मेरा निकालेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। लेटेस्ट स्टार्ट टी एल होता है तो मेरा 4 हो जाएगा। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम पूछ रहा है तो 4, लेटेस्ट फिनिश टाइम पूछता तो 9, तो मेरा 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 4 देख लेते हैं इसमें, दैट इज 4। ये एक्टिविटी था, यहाँ पर मेरा 4 आया था, एक्टिविटी 5 था, इसका 9 आया था। तो स्टार्ट पूछ रहा है इसलिए 4 हो जाएगा, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग इन द नेटवर्क शो इन फिगर 7.5 द एक्टिविटी 6 8 कैन बी स्टार्टेड ओनली। 6 और 8 कब स्टार्ट होगा, जब मेरा ये और ये दोनों स्टार्ट हो जाए, मीन्स 3 और 6 और 4 और 6 स्टार्ट हो जाए, 3 और 6 और 4 6 कंप्लीट कर जाए। तो 3 6 और 4 6 देखते हैं, ये और ये दोनों कंप्लीट करता है। हम लोग जानते हैं रूल क्या है कि अगर का जो फॉलोइंग एक्टिविटी है तभी कंप्लीट मतलब माना जाएगा जब ये स्टार्ट होगा, जब मेरा इसका जो प्रीसीडिंग एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो जाए। तो मेरा प्रीसीडिंग एक्टिविटी कौन है, 3 और 6 और 4 और 6 दोनों कंप्लीट हो जाए। तो 3 6 एंड क्या बोल रहा है, 6 8 कैन बी स्टार्टेड ओनली व्हेन 3 6 कैन बी स्टार्ट ओनली व्हेन, कब स्टार्ट होगा, जब मेरा 6 8 कैन बी स्टार्ट ओनली जब मेरा 4 6 एंड 3 6 कंप्लीट हो जाए। तो 4 6 एंड 3 6, 4 6 तो ठीक है, 2 3 दिया है, 2 3 दिया हुआ, मीन्स 2 3 दिया हुआ, अच्छा 4 6 तो ये हो गया, 4 6 तो मेरा ये हो गया, इस कंप्लीट होगा। दूसरा 3 6 होना चाहिए, 3 6 ऑप्शन में 2 3 दिया हुआ, मीन्स 2 3 दिया हुआ, ये तो ऑटोमेटिक है, डमी एक्टिविटी है, तो 2 3 भी कंसिडर कर सकते हैं, डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। इफ ऑप्टिमिस्टिक टाइम मोस्ट लाइकली टाइम एंड द पेसिमिस्टिक टाइम एक्टिविटी दिया हुआ है 4 6 एंड 8, देन द एक्टिविटी बी 5 5 एंड 9 रिस्पेक्टिवली, देन एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है। तो एक्सपेक्टेड टाइम बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, टी ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टाइम्स टी मोस्ट लाइकली प्लस टी पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाई 6। तो टी ए का निकालते हैं, अगर टी ए का निकालते हैं तो कितना दिया हुआ है, 6 4 8 दिया हुआ, 6 को 24 4 28 28 28 और 8 36/6 बोले तो 6 आ रहा है फर्स्ट केस में। सेकंड केस में देखा जाए तो सेकंड केस में मेरा कितना आ रहा है, सेकंड केस में भी निकालते हैं टी बी का, तो टी बी का भी मेरा 6 आ रहा है, दोनों इक्वल आ गया है। तो दोनों इक्वल आ रहा है तो कह सकते हैं एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द बोथ एक्टिविटी ए एंड बी आर सेम, मीन्स दोनों का सेम आ रहा है। कुछ नहीं, एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, बस यही याद रखना है, टी ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टाइम टी मोस्ट लाइकली प्लस टी पेसिमिस्टिक डिवाइड बाई 6, इसी पे बैठाना, दोनों का वैल्यू 6 ही आ रहा है, मीन्स ए और बी दोनों केस में 6 आ रहा है, इसलिए दोनों सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिविटी हैज ऑप्टिमिस्टिक टाइम मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम 2 3 7 रिस्पेक्टिवली विदिन द एक्सपेक्टेड टाइम एंड वेरिएंस। एक्सपेक्टेड टाइम का हम लोग फॉर्मूला भी देखे क्या था, टी ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4
टाइम मोस्ट लाइकली प्लस में होता है टी पेसिमिस्टिक डिवाइड बाई 6। इससे हम निकाल लेंगे क्या, इससे निकाल लेते हैं मेरा टाइम एस्टिमेट निकाल लेते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम निकाल देते हैं। तो एक्सपेक्टेड टाइम यहाँ से कितना आ रहा है, मेरा आ रहा है सबका डाटा भेजो तो 2 3 चौको 12 7 7 12 19 20 21 22 6 बोले तो 3.5 आ रहा है। ठीक है, तो टी निकल गया, टी का वैल्यू मेरा कितना आ गया, टी ई का वैल्यू आ गया 3.5। तो 3.5 इसमें भी है, इसमें भी है। अब वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस का क्या होता है, वेरिएंस फार्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, वेरिएंस का सिग्मा स्क्वायर होता है। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर होता है टी पेसिमिस्टिक माइनस टी ऑप्टिमिस्टिक डिवाइडेड बाई 6। ये होता है सिग्मा का वैल्यू। लेकिन वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर होता है। तो हमको वेरिएंस पूछ रहा है, तो वेरिएंस पूछने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसीलिए वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी माइनस टी नोट या टी पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक डिवाइड बाई 6, ये डिवाइडेड बाई 6 ही होता है का स्क्वायर। इसको सोल्व कर रहे हैं, सोल्व करते हैं तो देखते हैं 25/36 आ रहा है, 25/36 आ रहा है। तो और टी मेरा आ गया था कितना, 3.5 आ गया था। तो इस तरह से ऑप्शन मेरा देखा जाए उसमें आ जाएगा, दैट इज सी। कुछ नहीं, बस फार्मूला, वेरिएंस का फार्मूला याद रखना, सिग्मा स्क्वायर होता है। सिग्मा बराबर क्या होता है, टी पेसिमिस्टिक माइनस टी ऑप्टिमिस्टिक का होल, टी पेसिमिस्टिक डिवाइड बाई 6, इतना ही होता है, होल स्क्वायर इसमें नहीं होता है। टी पी माइनस टी नोट बाई 6 होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का। इसको स्क्वायर करेंगे तो भी वेरिएंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट पूछ रहा है, स्टार्ट फ्लोट एंड फिनिश फ्लोट आर ऑलवेज इक्वल। जो स्टार्टिंग फ्लोट होता है, और जो स्टार्टिंग फ्लोट होता है, फिनिश फ्लोट होता है और ऑलवेज इक्वल। तो स्टार्ट फ्लोट एंड फिनिश फ्लोट और ऑलवेज इक्वल किसके लिए होता है, टोटल फ्लोट कैन बी आइदर स्टार्ट फ्लोट और फिनिश फ्लोट। टोटल फ्लोट जो है, स्टार्ट फ्लोट एंड फिनिश फ्लोट नीड नॉट बी इक्वल। स्टार्ट फ्लोट एंड फिनिश फ्लोट आर द डिफरेंस बिटवीन एक्टिविटी टाइम्स एंड नॉट इवेंट टाइम। सिलेक्ट द, अगर क्रिटिकल टाइम पूछा जाए, क्रिटिकल टाइम के लिए, तो स्टार्ट फ्लोट टाइम फिनिश टाइम और ऑलवेज इक्वल, ये सही है। अगर ये सीपीएम के लिए, क्रिटिकल मेथड, क्रिटिकल पाथ के लिए पूछा जाए तो तीनों सही है, उसी के लिए पूछ रहा है। ये भी सही है, बट नॉट, नीड नॉट दोनों इक्वल ही होता है, मीन्स ये मेरा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट क्या होता है, यही पूछ रहा है। फ्री फ्लोट इज मेनली यूज टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच कैन बी डेली विदाउट अफेक्टिंग। जो फ्री फ्लोट होता है, और सिर्फ फ्री फ्लोट जो होता है, जो इफेक्ट करता है ओनली प्रीवियस एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। अगर फ्री फ्लोट का देखा जाए, यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखना है। फ्री फ्लोट जो है ओनली इफेक्ट करता है किसको, ओनली इफेक्ट करता है प्रीसीडिंग एक्टिविटी को। ठीक है, ये ओनली इफेक्ट किसको करेगा, प्रीसीडिंग एक्टिविटी को। ये अगर हमको इंडिपेंडेंट एक्टिव या फ्लोट देखें, इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है, तो इंडिपेंडेंट जो होता है ये नॉट इफेक्ट करता है, ओनली इफेक्ट करता है किसको, ओनली इफेक्ट पार्टिकुलर एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। टोटल फ्लोट जो होता है वो टोटल प्रोजेक्ट को इफेक्ट करता है। टोटल फ्लोट जो है टोटल प्रोजेक्ट को इफेक्ट करता है। वही कर रहा है, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच कैन बी डिले विदाउट अफेक्टिंग द टोटल फ्लोट ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटी। विदाउट, फ्री फ्लोट पूछ रहा था, फ्री फ्लोट जो है प्रीसीडिंग एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, लेकिन ये बोल रहा है विदाउट अफेक्टिंग द टोटल फ्लोट ऑफ प्रीसीडिंग एक्टिविटी। नहीं, प्रीसीडिंग एक्टिविटी तो इफेक्ट करता है, मीन्स ये गलत है। आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच कैन बी डिले विदाउट अफेक्टिंग द टोटल फ्लोट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी। हाँ, सक्सीडिंग को नहीं करता, सिर्फ करता है प्रीसीडिंग को करता है। ठीक है, मीन्स ये मेरा सही है, क्योंकि विदाउट लिखा हुआ है, विदाउट अफेक्टिंग ये कहता है यहाँ पर विथ रहता तो ये मेरा सही था, क्योंकि विदाउट नहीं, ये अफेक्ट करता है प्रीसीडिंग को फ्री फ्लोट इफेक्ट करता, और अब ये सक्सीडिंग को नहीं करता। तो इस तरह से फ्री फ्लोट सही हो गया, दैट इज बी मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट का, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच कैन बी डिले विदाउट अफेक्टिंग द टोटल फ्लोट प्रीसीडिंग। हाँ, ये जो अब दिया हुआ है, एक्टिविटी विच कैन बी द डिले विदाउट अफेक्टिंग द टोटल फ्लोट को ऑफ आइदर प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग, मीन्स प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग दोनों का इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ इफेक्ट किसको करता है, वो पार्टिकुलर एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। जब पार्टिकुलर एक्टिविटी को अफेक्ट करे तो ये बोलता है इंडिपेंडेंट फ्लोट, इसको इंडिपेंडेंट फ्लोट बोलते हैं। तो ये जो ऑप्शन मेरा हो गया डी नंबर, ये जो हो गया इंडिपेंडेंट फ्लोट के लिए, और बी नंबर जो था वो फ्री फ्लोट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा।
वेन एवर एन एक्टिविटी हैज जीरो फ्लोट, अगर टोटल फ्लोट जीरो हो जाए तो क्या होगा, फ्री फ्लोट ऑफ एक्टिविटी मस्ट बी जीरो, तो इसका जो फ्री फ्लोट होगा वो क्या मस्ट जीरो होगा। अगर टोटल फ्लोट जीरो हो जाए तो क्या फ्री फ्लोट ऑफ एक्टिविटी मस्ट बी जीरो, टोटल फ्लोट मस्ट बी जीरो, ऐसा तो नहीं है कि ये होगा। इंडिपेंडेंट फ्लोट मस्ट बी जीरो बट फ्री फ्लोट नीड नॉट बी जीरो, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट बोथ और मस्ट बी जीरो, हाँ ये भी है, फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट बोथ मस्ट बी जीरो। अगर टोटल फ्लोट ही जीरो हो जाए तो दोनों जीरो होगा, कहने का मतलब ये है फ्री फ्लोट ऑफ एक्टिविटी मस्ट बी जीरो बट इंडिपेंडेंट फ्लोट नॉट बी जीरो, ऐसा नहीं है कि दोनों जीरो होगा, इसमें भी नोट है, तो ये दोनों मेरा जो जीरो हो जाए दोनों जीरो हो जाएगा। अगर टोटल फ्लोट ही जब मेरा जीरो हो जाए तो इंडिपेंडेंट फ्लोट और फ्री फ्लोट दोनों जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। टोटल फ्लोट ऑफ एनी एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द, टोटल फ्लोट जो होता है वो क्या डिफाइन करता है वो पूछ रहा है। टोटल फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन, तो टोटल फ्लोट जो होता है वो किस पे डिफरेंस क्या डिफाइन करता है वो पूछ रहा है। तो जो इसका एक फॉर्मूला होता है अगर टोटल फ्लोट देखा जाए, फ्री फ्लोट देखा जाए और इंडिपेंडेंट फ्लोट देखा जाए, दोनों का अगर देखा जाए तो इसका फॉर्मूला जो होता है एल ई याद रखना है। ये अगर जे है, जे नोड है, ये मेरा आई नोड है, तो इसका एल ई ई इधर से पीछे को लिखते हैं एल ई ई, और इसमें टाइम जो है ड्यूरेशन उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जो अगर टोटल फ्लोट को देखा जाए तो लेटेस्ट माइनस लेटेस्ट ऑफ फॉलोइंग नोड एंड अर्लीस्ट ऑफ इवेंट नोड, या फिर इसको सिंपल वे में कह सकते हैं लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, मीन्स एल और ई का डिफरेंस होता है, एल हो गया और ई हो गया, ये याद रखना, एल और ई। फ्री फ्लोट ई और ई होता है और इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है, ई और एल होता है, ये तीनों याद रखना। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, टोटल फ्लोट पूछ रहा है, तो टोटल फ्लोट कब होगा, टोटल फ्लोट का भी देखें हम लोग, एल और ई होगा, एल और ई होगा। इसमें देख लेते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ये फिनिश दिया हुआ है या स्टार्ट दिया हुआ है, ऐसा नहीं होता, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ये है स्टार्ट टाइम, ये है स्टार्ट टाइम, मीन्स लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये तो मेरा टोटल फ्लोट का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इन द नेटवर्क शो इन फिगर 7.6 इंडिपेंडेंट फ्लोट फॉर एक्टिविटी 3.5 विल बी नंबर ऑफ, इंडिपेंडेंट फ्लोट पूछ रहा क्या होगा, इंडिपेंडेंट फ्लोट पूछ रहा क्या होगा, तो इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे निकलते हैं, इंडिपेंडेंट फ्लोट का हम लोग क्या निकाले थे अभी, एल ई याद है, एल ई। इंडिपेंडेंट फ्लोट का अगर देखा जाए तो टी ई किसके लिए, फॉर जे माइनस टी एल था, इसका एल आई माइनस टाइम, तो पहले हमको निकालना पड़ेगा जे पॉइंट के लिए ई टी ई और लेटेस्ट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, तो पहले जे और आई का पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसमें देखा जाए किस एक्टिविटी बोल रहा, 3.5 बोल रहा, 3.5 मेरा कौन सा है, 3 और 5 यहाँ से निकाल लेते हैं। तो इसका अगर यहाँ पर 0 से शुरू करते हैं तो 2 यहाँ पे हो गया, 2 3 5 इधर आएगा, और इधर से अगर देखा जाए 2 3 5 2 7, यहाँ से 7 आ रहा है, तो मैक्सिमम होता है उसको कंसिडर करते हैं, 2 3 5 यहाँ हो गया। ये टी ई का वैल्यू आ रहा है, टी बराबर 5, तो 0 2 2 3 5 5 4 9 यहाँ पे आएगा, बट इधर से देखा जाए 3 2 5 2 7 7 3 10, तो यहाँ पे 10 आ रहा, 10 2 12, तो 12 हो गया, 12 में से 2 गया तो यहाँ पे 10, 10 में से 3 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया 2 0। तो अगर हमको 5 5 आ गया और 10 10 आ गया, किसके लिए, 3 और 5 के लिए पूछ रहा था, 3 5 के निकाल लेते हैं। तो 3 5 का अगर टी जे देखा जाए, जे देखा जाए तो यहाँ पर 10 आ रहा है, टी का जे देखा जाए तो 10 आ रहा है, मीन्स 10 माइनस टी ई टी, अच्छा 10 और 5 आ गया। तो अब आइडेंटिफाई करते हैं मेरा किस में निकालना, 3 और 5 का निकालना, 3 5 का पहले एक्टिविटी बना लेते हैं, मान लीजिए 3 है और ये मेरा 5 है, ये 3 है, तो यहाँ पर मेरा 5 5 आ गया था, और यहाँ पर मेरा 10 10 आ गया था। तो जो इंडिपेंडेंट फ्लोट का जो फॉर्मूला क्या होता है, टी ई जे का माइनस टी ई आई का, तो जे का देखा जाए तो 10 हो गया, और एल इसका था टी ई माइनस एल, एल किसका था, तो यहाँ 5 था, तो 10 माइनस 5, और ड्यूरेशन कितना दिया हुआ था, 4 दिया हुआ, तो मेरा कितना हो गया, 10 माइनस 5 माइनस 4, मीन्स टी हो गया 10 माइनस 5 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 1। सिंपल इसका फॉर्मूला याद रखना है इंडिपेंडेंट फ्लोट का। इंडिपेंडेंट फ्लोट अगर जैसे निकालने के लिए बोले
इंडिपेंडेंट फ्लोट का फॉर्मूला क्या होता है, टी ई फॉर जे इवेंट माइनस टी एल इंटू आई इवेंट माइनस टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, इसी फार्मूला पे हम निकालनी है। दोनों का पहले वैल्यू टी ई का निकाल लें, टी ई ऊपर होता है, टी एल नीचे का निकालनी है दोनों का। इससे निकाल करके इसका 10 आया, इसका 5 आया, तो 10 में से 5 घटा दिया, टाइम ड्यूरेशन घटा दिया, दैट इज 1 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेटवर्क शो इन फिगर 7.6 में पूछ रहा है द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ कौन सा होता है, क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जिसका टोटल फ्लोट जो है वो 0 हो जाए। ठीक है, टोटल फ्लोट 0 किसका किसका था, यहाँ पे आ रहा था तो 12 आ रहा था, 12 आ रहा था, तो 10 10 7 7 5 5 3 2 2 0 0, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये मीन्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 क्रिटिकल पाथ हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 देख लेते हैं किस में है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, दैट इज ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ का यही टोटल फ्लोट जहाँ पे 0 आ रहा है उसी को क्रिटिकल पाथ का था, दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट पूछ रहा है कौन सा होगा, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसमें कौन सा होगा, इनकरेक्ट पूछ रहा है क्रिटिकल पाथ ऑलवेज बीइंग एट द वेरी फर्स्ट इवेंट। क्रिटिकल पाथ होता है जो हमेशा फर्स्ट इवेंट से शुरू होता है, तो ये सही है। क्रिटिकल पाथ जब भी शुरू होता है तो फर्स्ट इवेंट से ही शुरू होता है, मीन्स ये सही है। तो एक क्रिटिकल पाथ ऑलवेज टर्मिनेट एट द लास्ट इवेंट, हाँ लास्ट इवेंट तक जाता है, तो ये भी सही है। क्रिटिकल एक्टिविटी कंट्रोल द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को कंट्रोल कर सकता है, हाँ ये कर सकता है। क्रिटिकल एक्टिविटी इज 1 विच फ्री फ्लोट इज 0। फ्री फ्लोट नहीं, टोटल फ्लोट 0 होता है भाई, ये टोटल फ्लोट 0 होगा। तो यहाँ पे हम तो कह सकते हैं फ्री फ्लोट 0 नहीं होगा, यहाँ पे टोटल फ्लोट रहता तब से होता, मीन्स ये इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट पूछ रहा था, दैट इज डी, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कर रहा है, फ्री फ्लोट पूछ रहा है। अपन एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन। तो फ्री फ्लोट जो डिफरेंस होता है, अभी हम लोग देखे थे, एल ई देखे थे, एल ई ई, एल ई ई, इसी को देखे थे। तो डिफरेंस क्या हो रहा है वो देख रहा है, इट अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड अर्लीस्ट, तो फ्री फ्लोट क्या होता है, ई पूछ रहा है, ई में हो जाएगा। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम नहीं, अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। जब भी होगा तो डिफरेंस होगा तो किसका होगा, अर्लीस्ट ई, इसमें पूछ रहा है अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। इसका जे था, ये आई था, तो फिनिश टाइम का अर्लीस्ट फिनिश टाइम हो गया और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हो गया, टी ई जे। फ्री फ्लोट का क्या आया था डिफिनीशन मेरा, फ्री फ्लोट आया था ई जे का माइनस ई आई का माइनस टाइम ड्यूरेशन। तो मेरा ये हो गया, इसको कह सकते हैं क्या, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, क्योंकि फिनिश इवेंट का है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम और अर्लीस्ट ये स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो इस तरह से मेरा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ इज ऑलवेज लॉन्गेस्ट, ऑलवेज शॉर्टेस्ट, मे बी लॉन्गेस्ट, मे बी। तो क्रिटिकल पाथ जो होता है, क्रिटिकल पाथ जो होता है ऑलवेज लॉन्गेस्ट पाथ जो बोलते हैं, तो क्रिटिकल पाथ इसमें कौन सा हो जाएगा, क्रिटिकल पाथ कौन सा होता है जिसका सबसे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन होता है, सबसे लॉन्गेस्ट होता है, दैट इज कह सकते हैं क्या, क्रिटिकल पाथ ऑलवेज लॉन्गेस्ट पाथ, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, फ्लोइंग ऑफ द एक्टिविटी एंड देयर नोड, टोटल फ्लोट दिया हुआ है, टोटल फ्लोट दिया हुआ है एक्टिविटी, बीच ऑफ द फ्लोइंग मस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी। क्रिटिकल एक्टिविटी किसका होता है जिसमें टोटल फ्लोट जो है, टोटल फ्लोट 0 हो जाए, उसी को बोलते हैं क्रिटिकल एक्टिविटी। बट यहाँ पे टोटल फ्लोट किसी का 0 नहीं हो रहा, तो कह सकते हैं कि जो सबसे मिनिमम है, ये जो मिनिमम है उसको बोल सकते हैं कि वो, इसमें अगर सबसे मिनिमम डाला जाए तो ये सबसे मेरा मिनिमम है। ठीक है, ऐसे तो 0 होना चाहिए टोटल क्रिटिकल फ्लोट के लिए, बट मिनिमम इसमें 2 है, तो कह सकते हैं 1 2 इसका ऑप्शन, दैट इज ए इसका क्रिटिकल पाथ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह सकते, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इंडिपेंडेंट फ्लोट अफेक्ट ओनली। इंडिपेंडेंट फ्लोट अभी हम लोग देखे थे, इंडिपेंडेंट इफेक्ट किसको इफेक्ट करता है, ओनली पार्टिकुलर एक्टिविटी को इफेक्ट करता है, इस पार्टिकुलर एक्टिविटी को करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोट किसको इफेक्ट करेगा, ओनली पार्टिकुलर एक्टिविटी। ठीक है, अगर प्रीसीडिंग करता, प्रीसीडिंग किसके लिए था, ये फ्री फ्लोट के लिए था। फ्री फ्लोट जो है ओनली इफेक्ट किसको करता है, फ्री फ्लोट अफेक्ट ओनली प्रीसीडिंग एक्टिविटी। ठीक है, और इंडिपेंडेंट फ्लोट किसको इफेक्ट कर रहा है, तो ओनली पार्टिकुलर एक्टिविटी, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए फादर नोट दैट व्हेन हिज टीनेज डॉटर यूज ए टेलीफोन शी टेक्स not less than 6 minutes for a sale and storm times much as an hour. 15 minutes call are the more frequent than call. 15 minutes जो call है मोस्टली फ्रीक्वेंट है
और एनी अदर ड्यूरेशन। इफ दिस फोन कॉल वेयर एन एक्टिविटी इन पर्ट प्रोजेक्ट में डाला जाए सब कॉल, देन फोन कॉल एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन क्या होगा। तो यहाँ से देखा जाए कि सबसे मिनिमम मेरा ऑप्टिमिस्टिक टाइम 6 मिनट दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है एन आवर, मीन्स 1 आवर जो दिया हुआ किसका दिया हुआ, पेसिमिस्टिक टाइम दिया हुआ, मैक्सिमम दिया हुआ। इस तरह से अगर ग्राफ बना जाए, और 15 मिनट जो दिया हुआ है मोस्ट लाइकली टाइम दिया हुआ, तो मेरा टी पूछ रहा है, तो टी कितना हो जाएगा, एक्सपेक्टेड टाइम कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 4 दिए 15 मिनट दिया हुआ है, तो 4 × 15 प्लस टीपी कितना दिया पेसिमिस्टिक 1 आवर दिया हुआ, मीन्स 60 मिनट में कर दिए डिवाइड बाई 6। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ रहा है, दैट इज 21 आ रहा है, दैट इज 21 मिनट आ रहा है, दैट इज सी। कुछ नहीं करना था, टी का वैल्यूबल पुट करना है, टी ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 टाइम टी मोस्ट लाइकली प्लस टी पेसिमिस्टिक डिवाइड बाई 6, इसी को पुट करना, दैट इज सी, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट एस्टिमेट वुड गिव फॉर द वेरिएंस इन द एवर प्रॉब्लम। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, वेरिएंस बराबर क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन होता है टीपी हो गया पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाई 6 इतना ही होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या था, पेसिमिस्टिक टाइम माइनस टी नोट ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाई 6। तो ऊपर का जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें मेरा, अगर इसमें वेरिएंस पूछा जाए तो वेरिएंस कितना हो जाएगा, वेरिएंस बराबर हो जाएगा टी पोस्ट पेसिमिस्टिक माइनस टी ऑप्टिमिस्टिक डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर। तो टीपी कितना था, टीपी मेरा था मैक्सिमम कितना था 60 आवर तक गया था, 1 घंटा बात कर रही थी। ऑप्टिमिस्टिक कितना था 6 आवर में डिवाइड कर दें 6 तो 6 गया, कितना बच गया ये, और 54 बाई 6 बोले तो 54 बाई 6 तो 9 का स्क्वायर, तो 9 यहाँ 9 आ गया भाई, 9 का स्क्वायर मीन्स यहाँ 54 डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर मीन्स 81, दैट इज ए। कुछ नहीं याद इसमें रखना है, वेरिएंस का स्क्वायर क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, टी पेसिमिस्टिक माइनस टी ऑप्टिमिस्टिक डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर 7.7 रिप्रेजेंट द करेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी। 7.7 कहाँ पे दिया हुआ, 7.7 कहाँ पे दिया हुआ है, 7.7 कहाँ दिया हुआ है, 7.7 अच्छा 7.7 यहाँ दिया हुआ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 34 का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी एरो। जो एक्टिविटी का जो एरो दिया हुआ है, ओरिएंटेशन दिया हुआ है, उसमें कौन करेक्ट है 7.7 फिगर में। तो 7.7 फिगर देखते हैं, 7.7 फिगर देखते हैं क्या कर रहा है। हाँ ये देखो, एक एरो इधर से गया, एक इधर से गया, मीन्स यहाँ पे 2 एंड पॉइंट जो है इसमें 2 है, मीन्स जो एंड पॉइंट किसी भी डायग्राम में, कोई भी जो डायग्राम है उसमें जो एंड पॉइंट होना चाहिए वो ओनली 1 होना चाहिए, जब भी होगा तो ओनली 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट है, ये पॉइंट भी एंड पे है, इसमें भी है, मीन्स एक लूप बन रहा है, मीन्स ये गलत है। ये भी एक लूप बन रहा है, मीन्स ये भी गलत है। ये जा रहा है, मीन्स ये सही है, इधर से गया इधर आया, ये लूप का फॉर्मेशन करा, ये एंड पॉइंट है, दैट इज ये मेरा सी करेक्ट है। इसको देखा जाए, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से गया, लेकिन यहाँ फिर घूम गया, मीन्स ये पॉइंट पे ये भी एंड पॉइंट है, ये भी एंड पॉइंट है, 2 एंड पॉइंट, इसमें भी गलत है। तो कह सकते हैं इसमें भी गलत है, ये भी लूपिंग एरर है, इसमें भी लूपिंग एरर है, मीन्स सी मेरा सही है, कह सकते हैं। तो 34 का सी हो गया, 34 ही था ना, हाँ 34 था। तो 34 का फिगर के अकॉर्डिंग करेक्ट ओरिएंटेशन ऐसा है, तो सी मेरा सही है, बाकी सब में लूपिंग एरर है। ठीक है, 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर क्या कर रहा है, द टाइम बाई विच पर्टिकुलर एक्टिविटी कैन बी डिले विदाउट अफेक्टिंग द प्रीसीडिंग एंड सक्सेसिंग एक्टिविटी इज नोन एज। पूछ रहा है द टाइम बाई विच ए पर्टिकुलर एक्टिविटी कैन बी डिले, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग, मीन्स कह रहा है कि सिर्फ पर्टिकुलर एक्टिविटी को अफेक्ट पहुंचे और प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग को इफेक्ट नहीं पहुंचे। विदाउट अफेक्टिंग किसको, प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग को, उस एक्टिविटी को, उस फ्लोट को क्या कहते हैं। तो टोटल फ्लोट पूरा प्रोजेक्ट को इफेक्ट करता है, फ्री फ्लोट प्रीसीडिंग को इफेक्ट करता है। ये जो इफेक्ट है टोटल फ्लोट जो है टोटल प्रोजेक्ट को इफेक्ट करता है। ठीक है, फ्री फ्लोट क्या है, वो प्रीसीडिंग एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। इंटरफेयरिंग नहीं होगा। इंडिपेंडेंट फ्लोट जो होता है सिर्फ पार्टिकुलर एक्टिविटी को डिस्टर्ब करता है, सिर्फ पार्टिकुलर एक्टिविटी को इफेक्ट करता है, मीन्स इंडिपेंडेंट हो गया, जो पार्टिकुलर एक्टिविटी को इफेक्ट करता है, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टाइम विद विच डायरेक्ट कॉस्ट डज नॉट रिड्यूस विथ इंक्रीज इन टाइम इज नोन एज।
बोल रहा है अच्छा क्रस्ट टाइम टाइम विद विच डायरेक्ट कॉस्ट डज नॉट रिड्यूस, डायरेक्ट कॉस्ट जो है डज नॉट रिड्यूस विद द इंक्रीज इन टाइम, मतलब टाइम बढ़ाते हैं तो डायरेक्ट कॉस्ट कम नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको नॉर्मल टाइम बोलते हैं। द टाइम विद विच डायरेक्ट कॉस्ट डज नॉट रिड्यूस विथ इंक्रीज इन टाइम, अगर टाइम भी बढ़ जाए, इससे टाइम बढ़ाते हैं तो डायरेक्ट कॉस्ट कोई रिड्यूस नहीं होगा, उसको कौन बोलते हैं, वो नॉर्मल टाइम है। इस टाइम को अगर बढ़ाएंगे भी तो डायरेक्ट कॉस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट डज नॉट रिड्यूस विथ इंक्रीज द टाइम, अगर टाइम बढ़ाते हैं तो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं इंक्रीज करता है या रिड्यूस करता है, तो उस टाइम को क्या बोलते हैं, नॉर्मल टाइम है। उस टाइम के बाद अगर बढ़ाएंगे तो भी डायरेक्ट कॉस्ट का वैल्यू मिनिमम कॉस्ट जो हो जाएगा उसी को नॉर्मल टाइम बोलते हैं, दैट इज बी। द टाइम कोरस्पॉन्डिंग टू मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, पूछ रहा है द टाइम कोरस्पॉन्डिंग टू मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, अगर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट मिनिमम हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये मेरा टाइम हो गया, ये मेरा टाइम हो गया, ये मेरा प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया, ये बोल रहा है कि अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है कोरस्पॉन्डिंग टू मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट मिनिमम है, इस कॉस्ट पे मिनिमम है, तो मिनिमम पे मेरा ये मेरा टाइम हो गया, नहीं ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया, ये मिनिमम है, तो मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पे ये जो टाइम होगा वो कौन सा टाइम होगा, ये मेरा ये हो गया टाइम, ये होगा टी सी, ये हो गया टी एन, ये हो गया सी सी कॉस्ट, और ये हो गया नॉर्मल कॉस्ट। तो ये टाइम जो होगा वो बिटवीन में आएगा, मतलब बिटवीन टाइम कोरस्पॉन्डिंग टू मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, जब मिनिमम हो जाता है प्रोजेक्ट कॉस्ट, मिनिमम अगर बोला जाए इस कॉस्ट को, तो ये टाइम और ये टाइम के बीच में आ रहा है, दैट इज बिटवीन नॉर्मल टाइम एंड क्रश टाइम, नॉर्मल टाइम और क्रश टाइम। ये मेरा नॉर्मल टाइम था, ये मेरा क्रश टाइम था, यहाँ जो टाइम होता है टी होता है, और ये जो होता है नॉर्मल टाइम होता है। क्रश टाइम नॉर्मल टाइम के बीच में जो हो रहा है वो मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आ रहा है, प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ पर जो होगा सबसे मिनिमम होगा, तो कह सकते हैं कि मेरा डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं कॉस्ट स्लोप। कॉस्ट स्लोप क्या होता है, सी एन, इसको याद रखना, सी एन बाई एन सी, सी एन बाई एन सी मीन्स क्रश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम डिवाइड बाय और क्रश टाइम। तो कॉस्ट स्लोप होता है और रेशियो होता है किस किस में, सी एन याद रखते हैं, सी एन माइनस एन सी। सी क्या होता है, क्रश कॉस्ट होता है, एन क्या होता है, नॉर्मल कॉस्ट होता है, एन क्या होता है, नॉर्मल टाइम होता है, या फिर इसको याद रख सकते हैं डेल सी बाई डेल टी, डेल सी बाई डेल टी, ये सिंपल याद रखने का। तो इसमें देख लेते कौन सा है, डेल सी बाई डेल सी, यह आ गया नॉर्मल कॉस्ट माइनस नॉर्मल क्रश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट में सी माइनस एन डिवाइड बाई नॉर्मल टाइम माइनस क्रश टाइम मीन्स एन सी। इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या जा सकते हैं, डेल सी डिवाइड बाई डेल टी, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, दैट इज डी इसका कॉस्ट स्लोप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल टाइम। डायरेक्ट कॉस्ट जो होता है, अगर ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा कॉस्ट स्लोप और टाइम में ग्राफ होता है कॉस्ट और टाइम में, तो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल टाइम मेरा ये होता है, ये क्रश टाइम हो गया टी सी, ये मेरा टी एन हो गया नॉर्मल टाइम, ठीक है। तो नॉर्मल टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है, ये मेरा ये हो गया क्रश कॉस्ट, मतलब क्रश मीन्स मैक्सिमम, ये क्रश कॉस्ट हो गया, और इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ये टाइम मेरा कितना होगा, तो नॉर्मल टाइम होगा मीन्स मिनिमम होगा इसको। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल द डायरेक्ट कॉस्ट प्रोजेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल टाइम, ये नॉर्मल टाइम हो गया मेरा, ये ग्राफ देख रहा है यहाँ पे, तो ये जो टाइम होता है, ये टाइम होता है टी एन और ये होता है टी सी मीन्स क्रश टाइम नॉर्मल टाइम। तो नॉर्मल टाइम के अकॉर्डिंग जो डायरेक्ट कॉस्ट हो गया वो कितना होगा, तो मिनिमम होता है, सबसे मिनिमम टाइम होता है, ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया मीन्स मिनिमम। ग्राफ से भी देख सकते हैं, ग्राफ से याद रखने के लिए सिंपल, ये ग्राफ है, ये मेरा जो टाइमिंग होता है वो नॉर्मल टाइम होता है, ये होता है क्रश टाइम होता है। इस टाइम के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कितना है, इस टाइम के अकॉर्डिंग कितना होगा, जो ये मेरा कॉस्ट होता है, कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट या कॉस्ट, ये जो होता है वो मिनिमम, ये मैक्सिमम होता है, ये मिनिमम कितना है, तो ये हो गया, तो मिनिमम हो गया यहाँ पे, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 40 नंबर क्या कहते हैं, इसमें तो हम लोग लूपिंग इरर देख लिए थे, इसमें इरर नहीं है, बाकी सब में लूपिंग इरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या करा 40 नंबर क्वेश्चन का था द रिडक्शन इन प्रोजेक्ट टाइम नॉर्मली रिजल्ट इन।
तो प्रोजेक्ट टाइम अगर रिडक्ट कर रहे हैं तो क्या होता है, तो रिडक्शन इन प्रोजेक्ट टाइम नॉर्मली डिक्रीजिंग द डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में रिलेशन क्या होता है वो पूछ रहा है। तो हम लोग एक ग्राफ देख लेते हैं सिंपल सा। ये मेरा ड्यूरेशन है, ये मेरा ड्यूरेशन हो गया। तो जो डायरेक्ट कॉस्ट में जो रिलेशन होता है टाइम में, डायरेक्ट कॉस्ट का ग्राफ ये होता है। डायरेक्ट कॉस्ट जो है टाइम के साथ, ये कॉस्ट हो गया, ये ड्यूरेशन हो गया, ये डायरेक्ट कॉस्ट का हो गया। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होता है टाइम के साथ बढ़ता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है ये इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया, ये डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। टाइम के साथ टाइम बढ़ाएंगे तो डायरेक्ट कॉस्ट जो है टाइम बढ़ाएंगे तो इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा। टाइम बढ़ाएंगे तो इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा। टाइम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टाइम बढ़ाएंगे तो इनडायरेक्ट कॉस्ट मेरा बढ़ता है। जिस तरह से टाइम बढ़ रहा है, ये ड्यूरेशन हो गया, कॉस्ट हो गया, तो टाइम बढ़ा रहा है तो इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो घट रहा है। ये ऑप्शन यहाँ पे क्या दे रहा है, रिडक्शन इन प्रोजेक्ट टाइम, प्रोजेक्ट टाइम को कम कर रहे हैं। जब टाइम को हम कम कर रहे हैं, तो क्या होगा, डायरेक्ट कॉस्ट जो है टाइम कम कर रहा है, कम टाइम कर रहा है, मीन्स टाइम को कम कर जल्दी खत्म करना प्रोजेक्ट को, तो डायरेक्ट कॉस्ट ऑटोमेटिक मेरा बढ़ जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा। और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट जो घट जाएगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट होता है जो प्रोजेक्ट का जो टोटल टाइम लगा हुआ वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। बाकी जो लेबर वगैरह जो हो गया, लेबर मेंटेनेंस वगैरह का खर्च होता है, लाइटनिंग वगैरह जो खर्च होता है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाता है। तो जैसे ही टाइम को हम कम करेंगे, इनडायरेक्ट अपना ही कम जाएगा। इसको ग्राफ के माध्यम से भी याद रखते हैं। जो डायरेक्ट कॉस्ट का जो ग्राफ होता है इस तरह से होता है, मीन्स टाइम घटाएंगे, जैसे ही टाइम घटाएंगे तो डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट टाइम का प्रोपोर्शन होता है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। यही बोल रहा है यहाँ पे कि जो मेरा रिडक्शन हो गया प्रोजेक्ट टाइम में कम कर रहे हैं तो क्या होगा, डिक्रीजिंग द डायरेक्ट कॉस्ट। तो टाइम कम कर रहे हैं तो मेरा इंक्रीज करेगा डायरेक्ट कॉस्ट, इंक्रीजिंग द डायरेक्ट कॉस्ट एंड डिक्रीजिंग, क्योंकि टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो डिक्रीजिंग द इनडायरेक्ट कॉस्ट। टाइम घटा रहा है तो इनडायरेक्ट कॉस्ट डिक्रीज करेगा, दैट इज बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इस पार्ट में इतना ही रहने देते हैं। इस पार्ट में हम लोग 1 से लेकर के 40 तक सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से आगे की ओर सॉल्व करेंगे सीपीएम का ही। यहाँ तक इतना लंबा हो गया है, इसलिए हम 1 से 40 तक ही सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं 40 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। जब तक के इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं।